कल्पना कीजिए एक ऐसे विशाल साम्राज्य की जो बिना किसी पिघलते ग्लेशियर के हाँ। भारत की झुलसा देने वाली गर्मियों में न सिर्फ जिंदा रहा बल्कि हजारों सालों तक फलता फूलता भी रहा। बिल्कुल, दक्षिण भारत के इतिहास ने कुछ ऐसा ही करके दिखाया था। सही कहा। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे भूगोल और नदियां किसी भी सभ्यता का भाग्य तय करती हैं। बहुत बड़ी भूमिका होती है इनकी। ठीक है। तो आज के इस गहन चर्चा में हम भारत के उन्हीं करीब 400 नीले जीवन रेखाओं का विश्लेषण करने वाले हैं। अक्सर ऐसा होता है कि किसी भी नए शिक्षार्थी के लिए किताबों में छपे नक्शे एक उलझी हुई नीली भूल भुलैया जैसे लगते हैं। हाँ, वो बस रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि उस विज्ञान और भूगोल को समझना है जो इन नदियों को चलाता है। सही बात है। हमने भूगोल के कई लेखों, प्रतियोगी परीक्षाओं के नोट्स और विशेषज्ञ वीडियो लेक्चर्स का निचोड़ निकाला है ताकि हम इस विषय की गहराई में उतर सकें। और ये समझना बहुत जरूरी है कि नदियां सिर्फ पानी का बहाव नहीं है। मतलब ये वो शक्तिशाली औजार हैं जिन्होंने भारत के पूरे परिदृश्य को गढ़ा है। जब कोई छात्र हिमालयी और प्रायद्वीपीय यानी पेनिनसुलर नदी प्रणालियों के बीच के अंतर को रटने की कोशिश करता है तो वो अक्सर उलझ जाता है। हाँ, क्योंकि वो बेसिक्स छोड़ देते हैं। बिल्कुल। वजह यह है कि वो इन नदियों के व्यवहार के पीछे छिपे क्यों और कैसे को छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी चुनौती है। मतलब 400 से ज्यादा नदियां, उनकी हजारों सहायक नदियां, शुरुआत कहाँ से की जाए? जो स्रोत हमारे पास हैं उनका सीधा सा सुझाव है कि सबसे पहले इस पूरे सिस्टम को अपने दिमाग में विजुअलाइज किया जाए। मैप के जरिए? हाँ, एक बड़ा नक्शा सोचिए और भारत को 2 हिस्सों में काट दीजिए। अच्छा। और नीचे का हिस्सा यानी प्रायद्वीपीय पठार जो करोड़ों साल पुराना और बहुत कठोर है। इस भौगोलिक विभाजन के बिना नदियों को समझना शायद असंभव है, लेकिन इससे भी पहले किसी भी नदी को समझने के लिए उसके जीवन चक्र को देखना होता है। जीवन चक्र मतलब नदियों का भी जीवन चक्र होता है? बिल्कुल होता है। भूगोल की भाषा में नदी के बहाव के 3 मुख्य चरण होते हैं। पहला चरण है यूथफुल या युवावस्था। ओके। यहाँ नदी पहाड़ों की खड़ी ढलानों से बहुत बहुत तेज गति से नीचे गिरती है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, पानी का बहाव वर्टिकल इरोजन यानी सीधा कटाव करता है। हाँ, एक सेकंड, मुझे इस सीधे कटाव को थोड़ा और स्पष्ट करने दें। क्या इसका मतलब यह है कि पानी किसी आरी की तरह पहाड़ को ऊपर से नीचे गहराई में काट रहा है, ना कि किनारों को चौड़ा कर रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे किसी केक में ऊपर से नीचे चाकू चलाया जाए। अरे वाह, ये तो बहुत विजुअल है। हाँ, और इसी वजह से पहाड़ों में बहुत गहरी और संकरी घाटियां बनती हैं। नदी की गति इतनी आक्रामक होती है कि वो बड़े बड़े पत्थरों को अपने साथ बहा ले जाती है। फिर आता है दूसरा चरण, मैच्योर या परिपक्वावस्था। ये तब होता होगा जब वो मैदानों में आती है। एकदम सही। ये तब होता है जब नदी पहाड़ों को छोड़कर मैदानी इलाकों में कदम रखती है। जमीन समतल होने के कारण पानी की गति अब धीमी पड़ जाती है। तो अब वो गहराई में नहीं काटेगी? नहीं, अब नदी गहराई में काटने के बजाय किनारों को काटना शुरू करती है, जिससे उसका पार्ट बहुत चौड़ा हो जाता है। अच्छा, और अंत में आता होगा तीसरा चरण जब वो समुद्र से मिलने वाली होती है? हाँ, उसे ओल्ड या सेनाइल चरण कहते हैं। समुद्र के पास पहुंचते पहुंचते ढलान लगभग खत्म हो जाती है। पानी एकदम शांत हो जाता है। हाँ, नदी इतनी थक चुकी होती है कि वो अपने साथ लाए हुए पहाड़ों के टुकड़े, मिट्टी और गाद को आगे नहीं धकेल पाती। वो उस गाद को वहीं जमा करने लगती है। पानी अलग अलग धाराओं में बढ़ जाता है। और इसी से डेल्टा का निर्माण होता है। बिल्कुल, डेल्टा ऐसे ही बनते हैं। अगर इस पूरी प्रक्रिया को देखा जाए तो नदी का जीवन किसी इंसान के जीवन चक्र की सबसे बेहतरीन एनालॉजी लगता है मुझे। हाँ, कह सकते हैं। मतलब पहाड़ों में वो एक ऊर्जावान युवा की तरह है, एकदम तेज, आक्रामक और बेपरवाह। बिल्कुल। और मैदानों में आकर वो एक परिपक्व इंसान बन जाती है, शांत, विस्तृत और सबको साथ लेकर चलने वाली। बहुत खूब।
और अंत में समुद्र में विलीन होने से पहले वो एक बुजुर्ग की तरह अपने जीवन भर के अनुभवों को, यानी अपने साथ लाई गाथ को एक विशाल डेल्टा के रूप में दुनिया के लिए छोड़ जाती है। ये तुलना सिर्फ काव्यात्मक नहीं है, बल्कि नदियों के व्यवहार को वैज्ञानिक रूप से भी एकदम सटीक ढंग से दर्शाती है। हाँ। और नदियों के इसी व्यवहार और उनके जन्मस्थान के आधार पर हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच का सबसे बुनियादी अंतर तय होता है। पानी का स्रोत क्या है, ये सबसे अहम सवाल है। तो हिमालयी नदियों से शुरू करते हैं। किताबों में हमेशा लिखा होता है कि ये नदियां 12मासी यानी पेरेनियल होती हैं। हाँ, बिल्कुल। इनमें साल भर पानी रहता है। लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा एक सवाल आता था कि सर्दियों में जब हिमालय का तापमान माइनस में चला जाता है, बर्फ जम जाती है, हाँ, सब कुछ जम जाता है, तो फिर ग्लेशियर पिघलते कैसे हैं? ये नदियां साल भर कैसे बहती हैं? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। दरअसल हिमालयी नदियों को सिर्फ ग्लेशियर से पानी नहीं मिलता। अच्छा। हाँ, इनका जल ग्रहण क्षेत्र, जिसे हम कैचमेंट एरिया कहते हैं, वो इतना विशाल होता है कि इन्हें कई स्रोतों से पानी मिलता रहता है। ओके। गर्मियों में तो ग्लेशियर पिघलते ही हैं, मानसून के दौरान इन्हें भारी बारिश का पानी मिलता है, और सर्दियों में जब ऊपर बर्फ जमने लगती है तब भी निचले इलाकों के भूजल यानी ग्राउंड वाटर का रिसाव इन नदियों के बहाव को बनाए रखता है। ओह, तो ग्राउंड वाटर भी काम आता है? हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा अलग अलग ऊंचाइयों पर बर्फ पिघलने का समय अलग अलग होता है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र इसी जटिल प्रणाली का हिस्सा है। अब अगर तुलना की जाए नीचे की प्रायद्वीपीय नदियों से, तो वहां कोई हिमालय तो है नहीं, कोई ग्लेशियर नहीं है, कोई बर्फ नहीं। तो स्रोत बताते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियां मुख्य रूप से मौसमी होती हैं। इनका जन्म आमतौर पर पश्चिमी घाट के पहाड़ों या मध्य भारत के पठारों से होता है। हाँ। मतलब मॉनसून में ये उफान पर होती हैं, लेकिन गर्मी में सूखने लगती हैं। और यही वो जगह है जहां भूगोल और इतिहास आपस में टकराते हैं। कैसे? देखो, दक्षिण भारत का पठार बहुत पुराना है, यहाँ की चट्टानें बहुत बहुत कठोर हैं, इसलिए इन नदियों का कैचमेंट एरिया उत्तरी नदियों की तरह विशाल नहीं हो पाता। समझ गई। तो जब मॉनसून चला जाता है तो इनका जलस्तर बहुत तेजी से गिरता है। और यहीं पर मुझे वो ऐतिहासिक रहस्य सबसे ज्यादा हैरान करता है, जिसका जिक्र हमने एकदम शुरुआत में किया था, वो साम्राज्यों वाला। हाँ, अगर ये नदियां गर्मियों में सूखने लगती थीं, तो चोल, पल्लव और विजयनगर जैसे विशाल साम्राज्य इतने लंबे समय तक कैसे टिके रहे? बिना पानी के तो कोई भी सभ्यता कुछ हफ्तों में दम तोड़ सकती है। हाँ, इसका जवाब उस दौर के मानव इंजीनियरिंग और जल प्रबंधन में छिपा है। अच्छा। दक्षिण भारत के उन प्राचीन साम्राज्यों ने ये समझ लिया था कि प्रकृति उन्हें साल भर पानी नहीं देने वाली। इसलिए उन्होंने झीलों, तालाबों और कुओं का एक ऐसा अभूतपूर्व नेटवर्क बनाया जो मॉनसून की एक एक बूंद को रोक लेता था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बिल्कुल। चोल वंश द्वारा कावेरी नदी पर बनाया गया कल्लनाई डैम, जिसे ग्रैंड एनिकेट भी कहते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। ये दुनिया के सबसे पुराने जल प्रबंधन संरचनाओं में से एक है। मतलब उन्होंने भूगोल की कमी को अपने दिमाग और इंजीनियरिंग से पूरा किया। बिल्कुल। और एक और बात, कावेरी नदी पूरी तरह से मौसमी नहीं है। वो कैसे? तो पूर्वी मानसून से कावेरी के निचले हिस्से को पानी मिल जाता है। अरे वाह, दोनों तरफ से फायदा। हाँ, इसलिए कावेरी को दक्षिण में एक 12मासी नदी का दर्जा प्राप्त है। ये तो सच में प्रकृति का एक अद्भुत संतुलन है। अब जब हम पानी के स्रोतों के विज्ञान को समझ चुके हैं, तो उस इलाके की ओर चलते हैं जिसे ज्योग्राफिकल लॉटरी लगी हुई है। उत्तर भारत के विशाल मैदान। बिल्कुल। सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के ड्रेनेज सिस्टम को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, और इन तीनों में से सिंधु नदी प्रणाली का ऐतिहासिक महत्व बहुत गहरा है। 3180 किलोमीटर लंबी यह नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास बोकार्चू ग्लेशियर से जन्म लेती है। बोकार्चू, ठीक है। भारत में इसका सफर जांस्कर और लद्दाख की कठोर पर्वतमालाओं के बीच से कटकर गुजरता है। लेकिन सिंधु नदी की असली ताकत उसकी 5 सहायक नदियां हैं, है ना? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। बिल्कुल। यही वो नदियां हैं जिन्होंने मिलकर पंजाब यानी 5 आब या 5 नदियों की भूमि का निर्माण किया। और इनमें से हर नदी का अपना एक अलग भौगोलिक चरित्र है। जैसे चिनाब नदी, वो अपने आप में 2 अलग अलग नदियों चंद्रा और भागा के मिलने से बनती है। परीक्षाओं में अक्सर इन सहायक नदियों का क्रम पूछा जाता है, उत्तर से दक्षिण।
हाँ, बहुत आम सवाल है। और सिंधु का ज़्यादातर पानी पाकिस्तान की तरफ बह जाता है और वो अंत में अरब सागर में जाके मिल जाती है। सिंधु के बाद आती है वो नदी जो न सिर्फ भारत के सबसे बड़े मैदानी इलाके को सींचती है बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान भी है, गंगा। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ा भ्रम अक्सर लोगों को इसके उद्गम को लेकर होता है। गंगा असल में किसी एक ग्लेशियर से गंगा के नाम से नहीं निकलती है ना? हाँ, ये भूगोल का एक बहुत ही शानदार हिस्सा है। उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से जो धारा निकलती है वो असल में भागीरथी है। ओ, भागीरथी। गंगा नदी तब तक अस्तित्व में नहीं आती जब तक कि भागीरथी नदी देवप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा नदी से नहीं मिल जाती। ओ, देवप्रयाग में संगम होता है। हाँ, और अलकनंदा का सफर तो और भी ज्यादा नाटकीय है। देवप्रयाग तक पहुंचने से पहले अलकनंदा रास्ते में 5 अलग-अलग जगहों पर अन्य नदियों से टकराती है। इन संगमों को पंचप्रयाग कहा जाता है। हाँ, इन पंचप्रयागों के नाम अक्सर लोगों को रटने पड़ते हैं। विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। बिल्कुल। लेकिन मुझे यहाँ ये समझना है कि आखिर ये सारी नदियाँ अलकनंदा से ही आकर क्यों मिल रही हैं? मतलब क्या ये सिर्फ नदियाँ जुड़ रही हैं या यहाँ पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाने की कोई जंग चल रही है? ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। देखो, पहाड़ों में नदियां हमेशा उस रास्ते को खोजती हैं जहां ढलान सबसे ज्यादा हो और चट्टानें कमजोर हों। पानी तो ढलानी खोजेगा? हाँ, तो अलकनंदा एक मुख्य घाटी से बहती है। धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडर और मंदाकिनी जैसी नदियां अपने अपने ग्लेशियरों से भारी मात्रा में पानी और चट्टानें लेकर नीचे आती हैं और अलकनंदा की विशाल घाटी में गिरती हैं। तो ये सिर्फ पानी का मिलना नहीं है? नहीं, ये करोड़ों गैलन पानी का पहाड़ों से टकराकर घाटियों को चौड़ा करने का एक भूगर्भीय खेल है। जब देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का पानी आपस में भिड़ता है, तब उस विशाल ऊर्जा से जो नदी आगे बढ़ती है वो गंगा कहलाती है। बिल्कुल, वही गंगा है। ये विवरण सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है। गंगा भारत के मैदानों को जीवन देती है। लेकिन अगर गंगा मैदानी इलाकों की जीवन रेखा है, तो एक नदी ऐसी भी है जिसे भारत में घुसने के लिए साक्षात हिमालय का सीना चीरना पड़ता है। ब्रह्मपुत्र। हाँ, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र सच में एक भूगर्भीय चमत्कार है। ये मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई करीब 2900 किलोमीटर है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा तिब्बत में हिमालय के समानांतर बहता है, जहां इसे सांगपो कहते हैं। वहाँ शायद ये बहुत शांत होती है। हाँ, वहाँ ये नदी बहुत शांत होती है क्योंकि ढलान कम है, लेकिन नामचा बरवा पर्वत के पास ये अचानक एक तीखा यू टर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। स्रोतों में मुझे इस नदी के बारे में एक तथ्य मिला जिसने मुझे रुककर सोचने पर मजबूर कर दिया। वो क्या? भारत की लगभग सभी नदियों के नाम देवियों या स्त्रियों पर है, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी। हाँ, सही बात है। ये सभी नाम पोषण और जीवन देने वाली प्रकृति का प्रतीक है। लेकिन ब्रह्मपुत्र भारत की एकलौती प्रमुख नदी है जिसका नाम एक पुरुष पर है, ब्रह्मा का पुत्र। ऐसा क्यों? इसका कारण इस नदी का हिंसक और आक्रामक स्वभाव है। हिंसक स्वभाव? हाँ, जब ये नदी हिमालय को काटकर भारत में गिरती है तो ये इतनी विशाल और बेकाबू हो जाती है कि ये एक जीवनदायिनी देवी की तरह नहीं बल्कि एक प्रचंड और विनाशकारी शक्ति की तरह व्यवहार करती है। ओह, तो ये अपने साथ बहुत मलबा लाती होगी? बहुत ज्यादा। ये अपने साथ इतनी भारी मात्रा में पहाड़ों का मलबा और गाद लाती है कि असम में ये माजुली नामक दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप ही बना डालती है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप? हाँ, पानी के बीच जमीन का एक पूरा जिला है वो। और इस नदी के इसी विनाशकारी रूप के कारण असम में हर साल भयंकर बाढ़ भी आती है। बिल्कुल। मुझे यहाँ एक बात याद आ रही है। इस बाढ़ के तंत्र को समझने के लिए मैं एक एनालॉजी देना चाहूंगी। हाँ, बताइए। मान लीजिए आप बगीचे में एक पाइप से पानी दे रहे हैं और अचानक आप उस पाइप के मुंह को अपनी उंगली से आधा दबा देते हैं, क्या होगा? पानी का दबाव एकदम से बढ़ेगा। बिल्कुल, पानी का दबाव एकदम से बढ़ेगा और वो बेकाबू होकर चारों तरफ छलकने लगेगा। है कि वो किनारों को तोड़कर पूरे असम में फैल जाता है। ये एनालॉजी बहुत शानदार है। इसने बाढ़ के पीछे की पूरी टोपोग्राफी या भौगोलिक संरचना को बहुत आसानी से समझा दिया।
और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां जैसे तीस्ता, सुबनसिरी और लोहित, वे भी इसमें और ज्यादा पानी जोड़ देती हैं। तो ये बात हुई उत्तर के ग्लेशियरों से जन्म लेने वाले जल दैत्यों की। अब उस शांत, कठोर और प्राचीन परिदृश्य की ओर मुड़ते हैं जहां प्रायद्वीपीय नदियां बहती हैं। दक्षिण भारत। हाँ, इन नदियों को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा जाता है। पूर्व की ओर बहने वाली नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो अरब सागर में मिलती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में सबसे विशाल नाम है गोदावरी। ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, करीब 1465 किलोमीटर। इसे शायद दक्षिण गंगा भी कहते हैं। बिल्कुल। अपने विशाल जल ग्रहण क्षेत्र और बहुत पुराने होने के कारण इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। ये महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। इसके बाद कृष्णा नदी का नंबर आता है, जो महाबलेश्वर से निकलती है। इन दोनों नदियों ने दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर बहुत विशाल और उपजाऊ डेल्टा बनाए हैं। और फिर आती है कावेरी नदी, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था। ये कर्नाटक के तलकावेरी से निकलती है, लेकिन जब भी कावेरी का नाम आता है तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक और सामाजिक विवाद भी साथ जुड़ जाता है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद। हाँ, और ये विवाद केवल राजनीति का नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर भूगोल का नतीजा है। वो कैसे? देखो, जब मौसमी नदियों पर आधारित इलाकों में आबादी का विस्फोट होता है और खेती के लिए पानी की मांग बढ़ती है, तो टकराव होना तय है। क्योंकि पानी तो लिमिटेड है। बिल्कुल। जब ऊपरी राज्य जैसे कर्नाटक अपने बांधों में पानी रोकता है, तो निचले राज्य जैसे तमिलनाडु में खेती सूखने लगती है। नदियां राज्यों की सीमाएं नहीं मानती, वे बस ढलान के हिसाब से बहती हैं। ढलान से याद आया, एक सवाल है जो हमेशा मुझे चकरा देता है। दक्षिण भारत के पूरे पठार की ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है ना? हाँ, एकदम सही। इसी वजह से गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन नर्मदा और तापी नदियां उल्टी दिशा में, यानी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में क्यों गिरती हैं? मतलब क्या वहां गुरुत्वाकर्षण का नियम काम नहीं करता? भूगोल के छात्रों के लिए ये सबसे पसंदीदा सवाल है। इसका जवाब गुरुत्वाकर्षण का टूटना नहीं है, बल्कि जमीन का टूटना है। जमीन का टूटना? हाँ, इसे रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी कहते हैं। करोड़ों साल पहले पृथ्वी के भीतर हुई हलचल के कारण विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा धंसकर नीचे बैठ गया। एक विशाल दरार बन गई। ओह, तो मतलब पठार की ढलान पूर्व की ओर होने के बावजूद उस दरार या घाटी की ढलान पश्चिम की ओर हो गई। बिल्कुल सटीक। नर्मदा नदी इसी रिफ्ट वैली के प्राकृतिक हाईवे पर बहती है। वो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और दोनों तरफ ऊंची चट्टानों से घिरी इस गहरी खाई से होते हुए पश्चिम की ओर अरब सागर में जा गिरती है। और तापी भी? हाँ, ठीक इसी तरह सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिण में एक और रिफ्ट वैली है, जिसमें तापी नदी पश्चिम की ओर बहती है। ये सच में धरती की संरचना का एक मास्टरपीस है। हमने उद्गम समझ लिया, पहाड़ों को काटना समझ लिया और घाटियों का रहस्य भी जान लिया। लेकिन अगर हम स्रोतों पर गौर करें तो ये नदियां सिर्फ भूवैज्ञानिक अजीबे नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर हैं। हाँ, ये पूरी तरह से एक जीवित पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का आधार है। बिल्कुल। और अगर नदियों का इकोसिस्टम बिगड़ता है तो उसका असर तुरंत वन्य जीवों पर दिखता है। कोई उदाहरण? जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र में पाई जाने वाली डॉल्फिन, जिसे गैंगेटिक डॉल्फिन कहते हैं, वो सिर्फ मीठे और एकदम साफ पानी में ही जिंदा रह सकती है। अच्छा। उसका वहां होना ही पानी की शुद्धता का सर्टिफिकेट है। दूसरी ओर असम का काजीरंगा नेशनल पार्क पूरी तरह से ब्रह्मपुत्र की बाढ़ पर निर्भर है। बाढ़ पर बाढ़ तो तबाही लाती है। इंसानों के लिए शायद, लेकिन वहां के गैंडों और दलदली घास के मैदानों को हर साल उस बाढ़ के पानी की जरूरत होती है ताकि पुराना कचरा बह जाए और नई उपजाऊ मिट्टी आ सके। मतलब प्राकृतिक बाढ़ हमेशा तबाही नहीं होती, वो इकोसिस्टम को रीसेट करने का एक तरीका भी है। बिल्कुल। और अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो हमारी आधी से ज्यादा औद्योगिक प्रगति इन्हीं नदियों के पानी पर टिकी है। हाँ, बिना नदियों के पनबिजली यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन असंभव था। कर्नाटक में भद्रावती जैसे लौह और इस्पात कारखाने केवल इसलिए स्थापित हो पाए क्योंकि नदियों पर बने बांधों से भारी मात्रा में बिजली मिल सकी।
लेकिन जब हम बांधों की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा टकराव सामने आता है, विकास बनाम पर्यावरण। हमारे स्रोतों में नर्मदा बचाओ आंदोलन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। हाँ। जब भी कोई बड़ा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनता है तो किसी को तो कीमत चुकानी ही पड़ती है। ये आज के समय की सबसे बड़ी बहस है। नर्मदा नदी पर जब सरदार सरोवर जैसे विशाल बांध बनाए गए तो उसका मुख्य उद्देश्य था लाखों हेक्टेयर बंजर जमीन को सिंचाई के लिए पानी देना और बिजली पैदा करना। लेकिन इसका वैज्ञानिक और सामाजिक असर ये हुआ कि घाटी के हजारों आदिवासियों को अपना घर छोड़ना पड़ा। घने जंगल और उपजाऊ जमीनें पानी में डूब गईं। कोई भी अध्ययन इस बात से इनकार नहीं करता कि बड़े बांध नदियों के प्राकृतिक बहाव और गाद जमा करने की प्रक्रिया को हमेशा के लिए बदल देते हैं। यहाँ हमारा मकसद किसी एक पक्ष को सही या गलत ठहराना नहीं है, बल्कि उस जटिलता को समझना है जिससे नीतियां बनाने वालों को गुजरना पड़ता है। सही कहा। नदियां सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं है, वह हमारी संस्कृति और हमारी आत्मा से भी गहराई से जुड़ी हैं। भारत संभवतः दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां जहां नदियों को माँ और देवी का दर्जा दिया गया है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश और बिहार में होने वाली छठ पूजा पूरी तरह से नदी के तट पर सूर्य की उपासना का पर्व है। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है जो नदियों के संगम और किनारों पर ही होता है। हाँ, और दक्षिण में भी गोदावरी नदी के तट पर त्र्यंबकेश्वर में कालसर्प दोष की पूजा होती है, तो नर्मदा के तट पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। ये सब आस्था के बहुत बड़े केंद्र हैं। तो अगर इस पूरी गहन चर्चा का निचोड़ निकाला जाए तो ये साफ है कि चाहे हिमालय की 12 नदियां हों या प्रायद्वीपीय भारत के रिफ्ट वैली और मौसमी नदियां, वे सिर्फ नक्शे पर बनी नीली रेखाएं नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। ये प्रकृति के बनाए गए ओरिजिनल सुपर हाईवे हैं जो अर्थव्यवस्था, आध्यात्म, विशाल पारिस्थितिकी तंत्र और करोड़ों लोगों के जीवन का भारी ट्रैफिक एक साथ बिना थके संभाल रहे हैं। और परीक्षाओं के नजरिए से देखें तो अभी ये साफ हो जाना चाहिए कि हिमालयी नदियां युवा हैं और गहरी घाटियां बनाती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां पुरानी, चौड़ी और मौसमी हैं। उनके रास्ते, उनकी सहायक नदियां और उन पर बने डैम इसी भूगोल का सीधा परिणाम है। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। एक ऐसा विचार जो स्रोतों के पन्नों से परे जाकर हमारे भविष्य की ओर इशारा करता है। अक्सर ये सवाल उठता है कि आज हमने देखा कि उत्तर भारत की विशाल नदियां हमेशा इसलिए बहती हैं क्योंकि उन्हें हिमालय के ग्लेशियरों का एक सुरक्षा कवच मिला हुआ है। वो 12 हैं। लेकिन आज जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, तो अगर भविष्य में हिमालय के ग्लेशियर पिघलकर पूरी तरह खत्म हो गए तो क्या हमारी ये 12 हिमालयी नदियां भी दक्षिण भारत की तरह सिर्फ मौसमी नदियां बनकर रह जाएंगी? ये तो बहुत ही डराने वाला विचार है। और अगर ऐसा हुआ तो उत्तर भारत के विशाल मैदानों में रहने वाले उन करोड़ों लोगों का क्या होगा जो हर सुबह इसी पानी के भरोसे उठते हैं? ये सिर्फ एक परिकल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐसा विज्ञान है जो शायद अभी हमारे सामने आकार ले रहा है। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर नीति निर्माताओं और आने वाली पीढ़ियों को बहुत गंभीरता से सोचना होगा। तो जब अगली बार कोई नक्शा सामने आए और उन नीली रेखाओं पर नजर पड़े तो याद रखिएगा कि वे सिर्फ स्याही के निशान नहीं हैं। वो हमारी जीवन रेखाएं हैं। हाँ, वे हमारी सभ्यता की धड़कनें हैं। हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए बहुत कुछ है। आज के लिए बस इतना ही।